नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो पर। मैं रोहित सिंह अहलूवालिया आज सीटेट फरवरी 2016 में फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले 1 मिनट आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि आपने पिछली कुछ वीडियो में ये नोटिस किया होगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिजिक्स में, वो यही है कि हमारा ध्यान करेक्ट ऑप्शन पे जो जाता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन नहीं होते, जो आंसर गलत होते हैं, वो आंसर गलत क्यों है ये भी मैंने आपको समझाने की वहाँ कोशिश की है। तो हमारी वीडियो में यही कोशिश है कि आप लोगों तक हर ऑप्शन के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहुँचे, सो दैट आप वीडियो को सिर्फ देखने का काम ना करें, बल्कि उसके हर क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीटली वहीं पर तुरंत समझने का काम करें। ठीक है, इससे आपका बेनिफिट होगा और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है और कहीं पर भी जो बेसिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हुज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन आर लेस देन दोज ऑफ आवर अर्थ। रिपीट कर रहा हूं, हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, पीरियड्स मतलब टाइम पीरियड, जो है वो कम है अर्थ के कंपैरिजन में। जी हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कंसेप्ट है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, वो कंसेप्ट है केपलर्स के 3rd लॉ में। मैंने आपको बताया था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया और उसके बेस पर उन्होंने जो बातें कही उसको 3 लॉ में डिवाइड किया गया था। ठीक है, बट देयर पीरियड्स ऑफ रोटेशन आर मोर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अर्थ। जी हाँ, पीरियड्स ऑफ रोटेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन में और रिवोल्यूशन में क्या फर्क होता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन ये 2 चीजें अलग अलग हैं। रोटेशन होता है अपने खुद के एक्सिस पर घूमना और रिवोल्यूशन होता है किसी बॉडी के चारों तरफ घूमना। ठीक है, जैसे फैन है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। फैन रोटेट कर रहा है या रिवोल्यूट कर रहा है? स्वाभाविक है रोटेट कर रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर है। और बात अगर रिवोल्यूशन की करें तो किसी बॉडी के चारों तरफ घूमना। अक्सर साउथ की मूवी में आपने देखा होगा कि आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों देखने को मिलते हैं, कि किस तरह से हीरो जो है वो जब विलन्स को मारता है तो किस तरह से वो रोटेट करते हैं या किसी चारों तरफ रिवोल्यूट करते हैं। हीरो यहाँ खड़ा है, रिवोल्यूट करके घूम करके फटाफट से विलन के सामने आ जाता है। तो सारी चीज़ें हैं, एक जस्ट एक किडिंग पार्ट। ठीक है, लेकिन बात समझने की है कि रोटेशन अपने एक्सिस पर घूमना और रिवोल्यूशन दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमना होता है। और पहली लाइन में स्पष्ट मतलब क्लियर जो है वो हमें पता लग रहा है कि जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि केपलर्स लॉ ने प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया था, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो भैया अर्थ 3रे नंबर का प्लैनेट है, तो इसीलिए सन से जो सबसे 3 जो डिस्टेंस अगर अपन बात करें, मरकरी, वीनस, फिर अर्थ आता है। तो बताओ, अगर आप बात करो तो सन से मरकरी की डिस्टेंस, फिर वीनस की और फिर अर्थ की, तो अर्थ की डिस्टेंस तो ज़्यादा हुई ना। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा रिवोल्यूशन का। तो वैसे तो पहली लाइन से ही आपको पता लग रहा है कि 2 प्लैनेट वो कौन से हैं जिनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ से कम है, तो वो है क्या बोलते हैं, मरकरी और वीनस। मार्स मत समझ लेना, मरकरी एंड वीनस। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो हमारे अर्थ की तुलना में कहीं ज़्यादा है। 58 और 243 के करीब आप देख पा रहे हैं जो वीनस का और मरकरी का और वीनस का जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, तो वो रोटेशन टाइम पीरियड ज़्यादा है। और अर्थ का 0.99 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 डे, ये हमारे अर्थ के रेफरेंस में है जिनका भी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमने रोटेशन लिया हुआ है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ रोटेशन ज़्यादा है और रिवोल्यूशन कम है इन दोनों का, मरकरी का और वेनस का अर्थ के कंपैरिजन में। डायग्राम में आपको अलग अलग प्लेनेट का टाइम और रोटेशन बताया गया है और रिवोल्यूशन भी बताया गया है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेटअप। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया गया इन सच ए वे, इस तरह से कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जी हाँ एक बैटरी ले लीजिए और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके जी हाँ, आगे देखते हैं क्या कहता है। ऑफ ए बैटरी V इज कनेक्टेड टू ए बल्ब B1 विच इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर R विच इज कनेक्टेड टू बल्ब B2। 3 लाइनें ध्यान से पढ़ें। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? बल्ब B1 से, ठीक है। B1 किससे कनेक्ट है? रजिस्टर R से। रजिस्टर R किससे कनेक्ट है? बल्ब B2 से। जी हाँ, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी देखो आगे। B2 इज फाइनली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है जी, बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम एक की का इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि की का यूज करने के लिए नहीं कहा उसने, लेकिन विदाउट स्विच कोई बात बनेगी नहीं। दिस इज ओपन की नाउ। ओके, ओपन स्विच, ओपन की यू कैन से। आगे देखिए तो क्लोज की मतलब जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बोथ द बल्ब्स आर ग्लोइंग। ठीक है जी, की स्विच जो है वो क्लोज है, सर्किट चालू है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो ठीक है, बल्ब चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज, हाँ अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे देन चारों ऑप्शन में से क्या कहता है देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डीमर। क्या B1 और B2 की लाइट डिम हो जाएगी? नंबर 2, B1 डीमर हो जाएगा लेकिन B2 की जो ब्राइटनेस है वो अनचेंज रहेगी। नंबर 3, B2 डीमर हो जाएगा और B1 की ब्राइटनेस सेम एज इट इज रहेगी। या नंबर 4, दोनों के दोनों में ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये समझते हैं। हालांकि पहले वाले पेपरों में भी आपने देखा होगा बात ब्राइटनेस की जा रही है, तो जितना ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है, देखिए पावर रेटिंग पावर और पावर कंजप्शन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो पावर कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस बल्ब का होगा, समझ पा रहे हैं, तो वो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। पर यहाँ पर बल्ब B1 और B2 को की बात नहीं की गई है। रेजिस्टेंस जो ये R बीच में लगा रखा है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप इस R को बढ़ाओगे ना तो सर्किट में एक तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर सारी जो वोल्टेज है ना कंज्यूम, मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये R कंज्यूम कर लेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज कंजप्शन है ना जो हमने अप्लाई कर रखा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन ये R कर लेगा। बेचारे B1 और B2 का जो कंजप्शन है ना पावर का, वो कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि जितनी वोल्टेज है ना वो सारी ये खींच लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब B1 और B2 बेचारे डिम पड़ जाएंगे, बेचारों के पास वोल्टेज कंजप्शन जो है ना वो और कम रह जाएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है चारों में से? फर्स्ट है कि अगर आप R की वैल्यू को बढ़ा दोगे ना तो ठीक है, B1 और B2 जो है ना वो डिम पड़ जाएंगे बेचारे, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है जी, देखो द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अरे वाह, ये तो फिर रिपीट हो गया, मतलब हम रिवर्स गियर लगा रहे हैं। पहले हम जो लेटेस्ट पेपर है वो कर रहे थे, फिर उसके बाद हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब देखने से पता यही लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है क्या नहीं। So the range of clinical thermometer is from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं और आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपके साथ इमेज शेयर की थी वीडियो में, है ना। तो स्वाभाविक है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही होगा, सही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बी, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली फ्रॉम 10 to 110। हाँ, ये थोड़ा सोचने की बात है, 10 डिग्री से नहीं होता। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो वो है ना रेंज, वो -10 से +110 होती है। किसकी? लेबोरेटरी थर्मामीटर। जी हाँ, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ये होती है जी। आगे देखो तो क्या पूछ रहा है,
फर्स्ट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, ए और बी को करेक्ट और फॉल्स करने की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी करेक्ट मतलब सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 4 आएगा। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ठीक है ना। ए कौन सा था? थर्मोमीटर था। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज तो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है ना, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है वो। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एयर नियर ए हीट सोर्स, द एयर नियर ए हीट सोर्स, कोई भी गर्म चीज गेट्स हॉट, गर्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो घर में किचन में रसोई के पास खड़े हो, गैस के पास और क्या नाम है खड़े हो जाते तो आप जो पास की एयर है वो गर्म हो जाती है। एंड राइजेस, अब गर्म हवा, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, भाप है जो कहाँ उठती है? अब तुम कहोगे तो सर भाप तो गैसीय स्टेट है। गर्म भाप की अगर बात करें, कूल एयर और हॉट एयर में फ़र्क होता है ना। राइजेस अप, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक दिस प्लेस। ये जो लाइन बोल रहा है ना, ध्यान से सुनना। द एयर फ्रॉम द साइड, साइड से कौन सी हवा? भाई गर्म कौन सी है? जो नज़दीक वाली है, तो साइड वाली तो ठंडी हुई ना, तो गर्म वाली ऊपर उठ जाएगी, साइड वाली उसकी जगह ले लेगी, तो साइड में कौन सी एयर हुई? कूल एयर हुई ना। दिस इज वाई इन विच, तो दिस इज द वे, दिस इज द वे, सॉरी दिस इज वाई नहीं, दिस इज द वे, ये तरीका है इन विच द एयर गेट्स हीटेड। इसका मतलब एयर इस तरह से गर्म होती रहती है। गर्म हवा होगी, हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है, वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है क्या नहीं? दिस इज द वे इन विच द एयर गेट्स हीटेड बाय ऑयल हीटर्स। जी हाँ, ऑयल हीटर होता है जैसे रूम हीटर होता है, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ऑयल हीटर बोल दिया। डायग्राम में देख लो आपको दिख रहा होगा ऑयल हीटर, पहली बार देख रहे हैं कुछ तो, है क्या नहीं? इलेक्ट्रिक ऑयल हीटर होता है जो कंजप्शन होता है ऑयल का। इज दैट क्लियर और नॉट? जी हाँ, तो वहाँ पर क्या है? तो दिस इज द वे इन विच द एयर गेट्स हीटेड बाय द ऑयल हीटर। तो ऑयल हीटर से कौन सा तरीका है ये पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, सेकंड है कंडक्शन, थर्ड है कन्वेक्शन, फोर्थ है रेडिएशन। जी हाँ, डिफ्यूजन तो मैं आपको बता देता हूँ, डिफ्यूजन तो मिक्सिंग वाला कॉम्बिनेशन है, मिक्सिंग का कोई प्रोसेस होता है, समझ में आई बात? गैसियस का गैसियस यू कैन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूजन में डिफ्यूज जल्दी हो जाते हैं, घुलना मिलना बोले तो, है ना। गरम खाना है, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, किचन में क्या बन रहा है, दूसरे कमरे में बैठे बैठे, है कि नहीं? तो वो क्या है? डिफ्यूजन है गैसियस मॉलिक्यूल का, है कि नहीं? लेकिन बात यहाँ क्या है? बात यहाँ पर यह है कि प्रोसेस अलग है। बात है कि एयर किस तरह से गर्म हो रही है, और ये आपको बता दूं एयर और लिक्विड दोनों इसी मेथड से गर्म होते हैं जिसका नाम है कन्वेक्शन। जी हाँ, 3 आपके नाम लिखे हुए हैं बाद में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। डिटेल में आपको वीडियो में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फ़र्क होता है ये बिल्कुल तरीके से आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, आप जरूर देखिएगा। तो बात हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो कन्वेक्शन जो है, तो कन्वेक्शन में यही है कि मॉलिक्यूल्स अपनी जो जगह छोड़ देते हैं, उनकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स हल्के होने के कारण ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह से हवा गर्म हो जाती है आसपास की, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज पढ़ा होगा, है ना? जी हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कन्वेक्शन मेथड आएगा। ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, ए बुक इज लाइंग एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ ए टेबल। ठीक है जी, बुक रखी है टेबल की सरफेस पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बुक रखी हो, आप बैठे हो, कुछ भी चीज़ रखी हो कहीं पर भी, उस वक्त है ना 2 फोर्स तो काम कर ही रहते हैं उस पर। बात फोर्स की कर रहा है, ऑप्शन में देख सकते हो आप। मान लीजिए बुक रखी है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक का जो वेट है, वेट बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि बुक जो है वो टेबल के सरफेस पर है, ये टेबल सरफेस है क्या नहीं? ये बुक है आपके पास, तो बुक का जो एक्शन है वो कहाँ है? टेबल के सरफेस के ऊपर है। दिस इज द एक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है भैया रिएक्शन तो ये लगाएगा, तो रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, है क्या नहीं? तो हो गए ना दोनों के दोनों बैलेंस, और दोनों बैलेंस फोर्स होते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पूछ क्या रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द फोर्स। तो फोर्स कौन सा लग रहा है? फर्स्ट ओनली फ्रिक्शनल फोर्स, नो। फ्रिक्शनल फोर्स तो तब आएगा जब आप फोर्स लगाओगे, ये ध्यान रखना। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नहीं फोर्स ये भी नहीं लग, कह सकते कि नहीं लग रहा, देख रहे हो आप, लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, हाँ ये सही है, बैलेंस फोर्स बिल्कुल सही बात है। बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही ना, रेस्ट पे है,
भाई रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नो, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन भी फोर्स तो लगा रहा है ना टेबल ऑन द बुक, है क्या नहीं? इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। द प्रेशर इन ए फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। जी हाँ, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड बोले तो अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में ये आपने पिस्टन लगा दिया, कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, पानी लगा लो, केरोसिन ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो। आपने क्या किया, अब वो फ्लूइड रेस्ट पे तो है ही। क्या पूछ रहा है ये? द प्रेशर इन ए फ्लूइड। मान लीजिए आपने पिस्टन को दबाया तो सवाल उठता है कि जो पिस्टन ने जो प्रेशर लगाया वो कहाँ है। फर्स्ट एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सेकंड एक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, थर्ड एक्ट ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और फोर्थ एक्ट ओनली साइडवे। आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रेशर जो लगाते हैं वो पूरे लिक्विड में डिमिनिश्ड यानी कि अनडिमिनिश्ड यानी कि बिना लूज किए हर पार्ट पे इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है सभी डायरेक्शन में। ये नहीं है कि कंटेनर के साइड में एक गिलास पानी लिया जी, गिलास के चारों तरफ प्रेशर है, बस वर्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ तो वर्टिकल प्रेशर नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल नहीं। हर डायरेक्शन में इक्वली जो है ट्रांसमिट होता है प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, अनडिमिनिश्ड पोर्शन। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी और कंसेप्ट भी यही कहता है। ओके, तो दिस इज द पॉइंट बिहाइंड द पॉइंट कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, so the next question is what? Which of the following statements are true about image formation in a plane mirror? जी हाँ, प्लेन मिरर में देखिए बार बार वही आ रहा है कि प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन का नेचर कैसा होता है, क्या स्पीड, क्या डिस्टेंस। फर्स्ट, इमेज इज लार्जर इन साइज। नहीं, ये आप जानते हैं, अब तो फेमिलियर हो चुके हैं आप। नंबर बी, पॉइंट बी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये सही है, जितनी दूर आप मिरर के सामने खड़े हैं आपकी इमेज मिरर के उतने ही अंदर बन रही है, उतने ही डिस्टेंस पर। सी, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, भूलना नहीं है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है हमारा लेफ्ट मिरर में राइट, हमारा राइट मिरर में लेफ्ट। इज दैट क्लियर? राइट आई लेफ्ट आई, लेफ्ट आई राइट आई। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दिस इज अ पॉइंट कि लेटरल इन्वर्जन आप में और आपकी इमेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्या होता है फेज डिफरेंस? क्या होता है फेज डिफरेंस? बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, इन प्लेन मिरर इज इक्वल टू पाई रेडियन, और पाई रेडियन बोले तो 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट एंगल का रेडियन। ठीक है ना, याद होगा आपको, फिर भी बता रहा हूँ। और उसके बाद डी, द इमेज इज वर्चुअल। हाँ, इमेज वर्चुअल होती है भैया, जनरली बात कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात ना करें तो हमें यही समझना है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो वर्चुअल होगी। तो चारों में से कौन सा सही है? ए सही नहीं है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड, बी, सी एंड डी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था आज का हमारा टॉपिक। फरवरी 2016 सीटेट फरवरी 2016 में जो क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और कोविड से बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।